तो नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपसे बताया था कि आपका बोर्ड परीक्षा के पहले, मैंने कक्षा 10 के जो हमारे बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षा के पहले मैं आपको कम से कम 300-400 प्रश्नों का श्रृंखला अपलोड करूंगा और जो लास्ट ईयर के पूछे गए जो प्रश्न है, तो अब देखिए 2023 का पेपर आपके सामने है, जिसका सीरीज है डीडी, जो डीडी सीरीज का, यहाँ कार्ड में देखिए आप डीडी सीरीज का है ये। और इसमें जो मैं सीधे मूल प्रश्न पत्र आपके सामने अपलोड कर रहा हूं, ताकि एक विश्वास बने कि मैं जो कहता हूं वह करता हूं और इसमें किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं। मैं ऐसे पीडीएफ बनाकर कह सकता हूं कि ये प्रश्न फला फला सन में पूछे गए हैं, ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे सीधे एकदम आपको प्रूफ के साथ देना है। तो आइए हम लोग इसके 20 प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं फास्ट रिवीजन का श्रृंखला चला रहा हूं। आपके बोर्ड परीक्षा से पहले हर एक पाठ का, चाहे गद्य हो, चाहे काव्य, चाहे संस्कृत हो, उसका फास्ट रिवीजन करा करके और कंप्लीट कोर्स तैयार कराने का मैं संकल्प ले चुका हूं। और मेरे साथ आप बने रहें और आपका परीक्षा काफी बेहतर होगा, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, बहुत अच्छा होगा। बस मेरे साथ आप बने रहें और समस्त जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है आप उसको देखते रहें और अंत तक देखें, तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। बस टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फायदा ये होगा कि जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। अपने दोस्तों को लाइक शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा ये होगा कि उनको भी, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है ना? तो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पीडीएफ यहाँ बनाया जाता है, जो पीडीएफ है उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्ञान कोश एजुकेशन के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो देखिए, झूठा सच की किस विधा की रचना है आपको ये पता करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें 4 विधा दे रखा है। क्या क्या है? एक है आपका निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। तो ये झूठा सच जानते हैं क्या है? यह उपन्यास है। क्या है? यह उपन्यास है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर एक वीडियो में एक आध प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में करते नहीं है, उसका उत्तर देते नहीं है। अर्थात या तो आप किताब खोलते नहीं है, या फिर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न यहाँ पूछा जाए आपकी परीक्षा में आ जाए। तो फिर एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, झूठा सच किसकी रचना है और कितने भाग में है? आप इसको बताएंगे। अगर रचना बता देंगे तो ठीक है, भाग अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे, हम बताएंगे कितने भाग में है, कब कब प्रकाशित हुआ ते भी हम बता देंगे। ठीक है ना? तो ये क्या है आपका? ये उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है। धर्मवीर भारती हैं, या जयप्रकाश भारती हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर यशपाल हैं? अनंत आकाश के रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। ठीक है ना? अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक कथन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो कथन आप आराम से पढ़िए और पढ़ने बाद आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, ये गलत है, क्योंकि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है, इसलिए गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यह भी सही तथ्य नहीं है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, यही सही है। ठीक। और ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, ये निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये गलत है, क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है ना? तो यानी कि आपका तीसरा सी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है आपको ये बताना है।
पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। मथुरानाथ शुक्ल हैं, या लल्लूलाल हैं, या सदल मिश्र हैं, या इंशा अल्लाह खां हैं। कौन है आपको ये बताना है। तो आप सीधे समझिए कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, मथुरानाथ शुक्ल हैं। फिर लल्लूलाल की कोई रचना बताइए। तो लल्लूलाल की रचना सबसे प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। क्या है, प्रेम सागर। अगर सदल मिश्र की बात करें तो नाचिकेतोपाख्यान अक्सर पूछा जाता है। नाचिकेतोपाख्यान, इसको आप नोट करते चलेंगे बेटा, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जो मैं लिखवा रहा हूं। इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी काफी प्रसिद्ध इनकी रचना है। रानी केतकी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इनकी प्रसिद्ध रचना है, रानी केतकी की कहानी। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, शारंगधर रचनाकार, मैंने शारंगधर किसके रचनाकार हैं आपको ये बताना है। मैंने किस ये रचना के रचनाकार हैं आपको ये बताना है। क्या परमाल रासो के हैं, क्या हमीर रासो के हैं, क्या खुमार रासो के हैं, या बीसल देव रासो के हैं, किसके हैं आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शारंगधर जो है हमीर रासो के रचनाकार हैं। अब आप परमाल रासो के रचनाकार के बारे में जान लीजिए। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगन्निक, और इसी परमाल रासो को आल खंड के नाम से भी जाना जाता है। आल खंड कहिए चाहे आल्हा खंड कहिए, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कभी कभी कि आल खंड किस रचना को कहते हैं। ठीक है ना। फिर खुमार रासो और बीसल देव रासो, मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं कि ये दोनों प्रश्न के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। आप इन दो प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा सर इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, आपको ये बताना है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं आपको ये बताना है। 4 प्रवृत्तियां आपके सामने है, इसमें से कोई एक नहीं है, एक है। तो देखिए, कुंठा और निराशा के स्वर तो नहीं है। हाँ, अब रही बात यह है कि श्रृंगार और प्रेम वेदना, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नारी के प्रति प्रवृत्ति दृष्टिकोण भी नहीं है और रीत ग्रंथों का निर्माण तो इसमें हुआ ही नहीं छायावाद में। तो तीनों विकल्प आपका सही नहीं है, केवल बी विकल्प है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है आपको ये बताना है। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या किशोरीलाल गोस्वामी हैं, या फिर श्याम सुंदर दास हैं। तो देखिए, एक प्रश्न आपके किस युग के लेखक कौन है, तो युगों के लेखक के बारे में आप जरूर जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है ना। और आपको मैं एक वीडियो में तैयार करूंगा कि किस युग के कौन कौन से लेखक है, किस युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियां, किस युग की कौन कौन सी रचनाएं हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ये रचना किस युग का है, ये रचना किस काल का है, फिर ये लेखक किस युग के हैं, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर है, तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल ही शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। क्योंकि ये प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो भारतीय युग के हैं, किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो भारतीय युग के हैं, अगर श्याम सुंदर दास की बात करें तो द्विवेदी युग के हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसका आप लिखते चलेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आ सकता है कि श्याम सुंदर दास किस युग के हैं, किशोरीलाल गोस्वामी किस युग के हैं, तो आप इसको लिखते चलें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है कि क्या कह रहा है, साकेत किस युग की रचना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि युग किस युग की रचना है, किस युग के लेखक हैं, इस पर जरूर आप ध्यान देंगे। साकेत किस युग की रचना है आपको ये बताना है। क्या भारतीय युग का है, क्या द्विवेदी युग का है, या प्रगतिवादी युग का है, या फिर छायावादी युग का है। आप इसका उत्तर फटाफट बताएं,
ठीक है ना। मैं थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूं कि आप थोड़ा प्रयास करें इसका उत्तर जानने बताने का, और बता करके फिर मन में सोचे रहें जब मैं बताऊं तो ये फिर आप उसको देखें कि मैं जो सोचा वो सही है या गलत है। देखिए, तो साकेत भारतीय युग का नहीं है, पहली बात द्विवेदी युग का है, क्योंकि मैथिली शरणगुप्त की रचना है ये। अब मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के लेखक हैं तो द्विवेदी युग की रचना है। प्रगतिवादी युग के है नहीं, छायावादी युग के है नहीं, ये तीनों युग के नहीं, द्विवेदी युग के हैं, इसलिए उसी काल की रचना भी हो जाएगी ये। आगे देखिए, 9वां, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। आपको क्या बताना है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। क्या जीवनी है, क्या आत्मकथा है, क्या रेखा चित्र है, क्या एकांकी है। आप बताएं, इसका उत्तर बताएं क्या सही है। तो देखिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जीवनी नहीं है, ये आत्मकथा भी नहीं है, ये रेखा चित्र भी नहीं है, ये क्या है, एकांकी है। और किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं। देख रहे हैं, युग पर बहुत सारी रचनाएं या बहुत सारे लेखकों के बारे में, के कवियों के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए युग पर जरूर ध्यान देंगे। किस युग के लेखक, हर एक युग के लेखक और हर एक युग की रचनाएं आप जरूर तैयार कर लें। उस पर मैं वीडियो भी दूंगा, लेकिन आप अभी से अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप एक संकलन तैयार करें कि कौन से कवि किस युग के हैं, कौन सी रचना किस युग की है। तो ये बिहारी जो है, क्या आधुनिक काल के हैं, क्या रीति काल के हैं, क्या भक्ति काल के हैं, या फिर आदिकाल के हैं, किस काल के हैं, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बिहारी, आप जानते हैं ये रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी, ये भी पूछा जा सकता है बिहारी किस प्रकार के कवि हैं, तो अगर आपके विकल्प में रीति सिद्ध अगर दे रखा है तो आप इसको सही कर सकते हैं। रीति सिद्ध धारा के कवि हैं ये। ठीक, चलिए, ये 10 प्रश्न तो आपका गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से ये पूछा जाता है, और 11 से 20 प्रश्न आपका व्याकरण पोर्शन से पूछा जाता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे पकड़ेंगे कि ये अगर मान लीजिए इसका अर्थ नहीं मालूम है, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है, नाना वाहन नाना वेशा बेहसे शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बाहू। इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है। तो रस क्या है, अब आप देखेंगे। वीर रस है कि नहीं है, क्या करुण रस है, क्या शांत रस है, क्या हास्य रस है। तो देखिए, आपके एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मैं बोला हूं कि वीडियो को क्विट करके अगर आप देखेंगे तो समझ में, जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, अगर आप इस 1 मिनट को या 15-20 सेकंड के इस समय को आप आगे बढ़ा करके देखें या फिर वहीं से पीछे लौट जाएं, मत देखें, तो फिर आप ट्रिक नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आपके सिलेबस में केवल 2 ही रस सिलेबस में है, एक हास्य रस है और एक करुण रस है। सही है, आपके सिलेबस में 2 ही रस आपको पढ़ना है। तो जब पूछा जाएगा तो इसी 2 रस में से पूछा जाएगा। जब भी कोई विकल्प दिया जाएगा, जब भी कोई कविता लिखा जाएगा, जब भी कोई पंक्ति दिया जाएगा, तो केवल 2 ही, वीर से नहीं पूछा जाएगा, शांत से नहीं पूछा जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि या तो करुण होगा या तो हास्य होगा। तो अब देखिए, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे, बिहसे माने हंसना, एक चीज कोई पकड़ लीजिए। बिहसे माने हंसना, हंसना माने हास्य रस, सीधे काम खत्म। अब कहीं दुख की बात है, करुण की बात है, शोक की बात है, केवल 2 ही तरह का पूछेगा। देखिए, अगर मान लीजिए पूछा है हास्य रस से, हो सकता है कि अगले साल या इस परीक्षा में 2025 में हो सकता है करुण रस से पूछे था, तो उसमें आप देखेंगे कि वहां कहीं करुण, दुख, शोक, रोना, हाय हाय ऐसा कुछ शब्द है तो करुण रस हो जाएगा। हंसे, हंसो, बिहसे ऐसा कहीं शब्द दे रहा है तो हास्य रस हो जाएगा। केवल शब्दों को पकड़िए ना, इसका उत्तर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आप आइए 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह विजय भग्न विजय मालासी, ये पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है। अब आपके कोर्स में अलंकार क्या आपको जानना होगा।
आपके कोर्स में अलंकार 3 ही है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा इस 3 में से बाहर नहीं जाएगा, या तो उपमा होगा, या तो उत्प्रेक्षा होगा, या तो रूपक होगा, इसलिए तो नहीं आएगा, क्योंकि इसी 3 में से घुमा फिरा करके आपको विकल्प दिया जाएगा या एग्जाम्पल या उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब आपको पकड़ना कैसे है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी दिया है ना, तो आपके सर जी लोग पढ़ाए होंगे उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द होते हैं, आपको ध्यान देना होगा। कुछ वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार के, क्या, जैसे सा, सम, सरिस, सा, सम, सरिस, जस, जैसा, कुछ ऐसा शब्द जरूर उसमें उदाहरण के पंक्ति में मिलेगा। इसी तरह से सा, सी, से, सम, सरिस ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ सी दे रहा है ना, सी, अर्थात सीधे उपमा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में कुछ वाचक शब्द होते हैं, मनु, मानहु, इसलिए करें वीडियो क्विट करके आप मत जाइएगा। मनु, मानहु, जनु, जानहु, ये कुछ ऐसे शब्द होंगे, मनु, मानहु, जनु, जानहु ऐसा शब्द होगा तो उत्प्रेक्षा का हो जाएगा। और रूपक बस सीधे उपमान और उपमेय में अभेद रूप प्रकट किया जाता है, अभेद रूप बताया जाता है। चरण कमल बंदव हरि राई, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो इसे आप पकड़ सकते हैं। 13वां क्या कर रहा है, रोला किस प्रकार का छंद है। यहां से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा कि किस प्रकार का छंद, माने सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। ठीक है ना, सममात्रिक 3 ही प्रकार का, बस आपको ज्यादातर फोकस करना है, आपको ध्यान देना है कि एक रहेगा सममात्रिक, सममात्रिक, एक पूछा जाएगा विषम मात्रिक, विषम मात्रिक, एक पूछा जाएगा अर्ध सम मात्रिक। क्या, अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक। तो 3 तरह के। अब आपको कैसे समझेंगे कि कौन किस तरह का छंद है, तो देखिए रोला छंद जो है आपके किताब में देखिएगा। अब ये चीज मैं आपको और बताऊं, आपके सिलेबस में केवल 2 ही छंद सिलेबस में है, और इन्हीं दोनों में से घुमा करके प्रश्न पूछेगा। एक है रोला छंद, एक है सोरठा छंद। क्या है, सोरठा। जब भी कुछ पूछा जाएगा इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस दोनों का आप तैयार कर लें। मेरे चैनल पे आप जाएं तो व्याकरण में दोनों का खूब शानदार उदाहरण देकर के बताया गया है, या फिर आप कहीं किसी बुक से तैयार कर लें, जैसे आपकी मर्जी। रोला छंद जो है ये सममात्रिक है। क्या है, सममात्रिक, सममात्रिक छंद है ये। आज सोरठा छंद क्या है, अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक। बस आप इसी को याद कर लें। अब तो उत्तर आपको क्लियर हो गया कि रोला किस प्रकार का छंद है, तो सममात्रिक अर्थात विकल्प नंबर सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखिए ये निर में आसमानी रहा है ना, अर्थात ये ऐसे हो जाएगा निर, अधन जन, यही होगा। तो ये आसमानी र अपने अगले वर्ण पर यानी जो पर आकर के ऊपर आसमानी र के रूप में मिल जाता है, तो अर्थात ये आपका विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, आइए अगला देखिए। धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो क्या होगा देखिए, अस्मि होगा नहीं, कोलिस होगा नहीं, पवि होगा नहीं, कोदंड होगा। कोदंड खंडेव आप पढ़े होंगे तुलसीदास वाले में, तो कोदंड को तोड़ना, ठीक है ना, यानी धनुष को तोड़ना, तो कोदंड हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भलाई शब्द में
कौन सा प्रत्यय है, क्या ई है, आई है, अई है या आई है। देखिए भला में, भला शब्द में, ठीक है, ये आई प्रत्यय जुड़ करके भलाई बनता है, आई, तो सीधे आपका प्रत्यय आई हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17, षड दर्शन में कौन सा समास है। षड दर्शन में कौन सा समास है। तो देखिए षड मन होता है छह और दर्शन मन दर्शन, ठीक है ना। तो यहाँ आपका जो है तत्पुरुष समास तो नहीं होगा, कर्मधारय समास भी नहीं होगा, द्विगु समास संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास संख्यावाची इसमें और शब्द छिपा रहता है। तो ये द्विगु समास, सीधे षड दर्शन ये संख्यावाची शब्द है ना, तो इसलिए यहाँ द्विगु समास आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, मति भी, एक आप शब्द रूप जरूर तैयार कर लेंगे, एक प्रश्न शब्द रूप से पूछा जाता है हर एक परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे। पूछा है कि मति भी शब्द का विभक्ति और वचन क्या है। तो मति भी बेटा आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ये तृतीया विभक्ति है और बहुवचन शब्द है। क्या है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है ये, ठीक है। 19 देखिए, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हर्यत्र शब्द का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए आसमानी र जो होता है ना, ये हमेशा देखिए हर्यत्र, ये इसका संधि विच्छेद होगा हरि धन यत्र। ये ई के बाद जो ई है ना, ये ई का जो है क्या हो जाता है, यत्र नहीं सॉरी अत्र होगा, अत्र अत्र सॉरी, ध्यान से समझेंगे, ये हरिधन अत्र होगा, यत्र नहीं होगा, हरिधन अत्र। ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, माने असमान स्वर माने भिन्न स्वर आता है, असमान स्वर अगर आता है, असमान सॉरी, अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, माने भिन्न स्वर आता है, तो उसका क्या हो जाता है, य। क्या हो जाता है, य। तो उसी के आधार पर ई यहां से निकला तो हर ये र आधा हो गया, और यहाँ अ का य हो गया, अत्र हो गया, और ये आधा रो हलंत वाला ये आसमानी रो के साथ, यानी यो पर आसमानी रो के साथ हो जाएगा, तो ही आपका हो जाएगा हरियत्र। ठीक है ना। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, हरिधन अत्र, यानी कि सी। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन आपको बताना है, ये क्या है पठिष्यत। तो ये सीधे आपका हो जाएगा, अगर पठिष्यत का अगर रूप चलाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यंत, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यत। ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन, कहीं दे रखा है मध्यम पुरुष का बहुवचन, हाँ ठीक। तो ये आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 20 प्रश्न, इसके आंसर में मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अब तक बने रहे, यानी निश्चित है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, एक बार फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।